हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके परिवार हिस्ट्री टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5वें नंबर वाले मार्क टेस्ट को करेंगे जो पर्यावरण का है, इन्वायरमेंटल का है। और इस टेस्ट में दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं, 15 क्वेश्चन, जो आप देखेंगे आज तक के सीटेट में। 9 साल से आपका सीटेट हो रहा, 2011 से आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये क्वेश्चन जो था लिया गया है, ये 2018 के पेपर में सबसे टफ पेपर जो बना था आज तक 2018 का पेपर बना था। दोस्तों 15 क्वेश्चन है और आपको कमेंट जरूर करना है कि 15 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। आपको कमेंट करना है। 15 में 10 सही हुआ, 8 सही हुआ। सभी क्वेश्चन जो लिए गए आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था दोस्तों, एकदम सिलेबस से संबंधित नहीं था। तो आपको इसके लिए भी थोड़ा सजग रहना है, इसीलिए मैंने ये सेशन आपके लिए लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सेशन है, क्लास है, इस क्लास का PDF आप इस चैनल पर जाकर ले सकते हैं, स्टडी टेक्निक। अगर आपको इस लिंक से जाकर नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, स्टडी टेक्निक नाम सर्च करेंगे तो जो हमारा इस पर YouTube चैनल पर लोगो लगा है वही लोगो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से जाकर के आप यहाँ इसकी PDF आप फ्री में ले सकते हैं, जो क्लास ये हमारी है। और देखिए, अगर आपको अपने पास कोई भी शिकायत है मेरे लिए, अगर आप कोई भी अगर मान लीजिए आप सीटेट या टेट से रिलेटेड या और किसी अन्य एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कई बार टेट दिए हैं, कई बार सीटेट दिए हैं, आपका सीटेट टेट नहीं निकल रहा है, तो आप जो है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा सीटेट या कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या यहाँ पर इस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपका पूरा एनालिसिस करूँगा कि आपका क्यों नहीं निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आ रही है जिससे आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप इन दोनों में से किसी पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कुछ भी समझिए, चाहे आप भाई समझ लीजिए, आप छोटा या बड़ा भाई समझ लीजिए, चाहे दोस्त समझ लीजिए, चाहे गुरु समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। दोस्तों आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आपके फ्यूचर के लिए जनहित में शिक्षा जारी है, तो आपके फ्यूचर के लिए पढ़ाया जा रहा है, आपकी सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों मेरा ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि मैं आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊं। तो अगर आपको कोई समस्या है, यहाँ तक अगर आप कोई मुझसे शिकायत भी है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत मैसेज करिए। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, अगर कर लिए हो तो भैया इसको भी दबा दो, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दो। चलो भैया शुरू करते हैं अब हम लोग क्लास को। अब देखिए हमारा क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन लिया गया दोस्तों। थोड़ा सा जो लोग पढ़े होंगे तो उनके लिए टफ नहीं है, जो लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने लिए गए हैं सब आउट ऑफ सिलेबस आ गया था दोस्तों 2018 वाले पेपर में। आप लोग जा करके देख सकते हैं 2018 का जो पेपर आया था दिसंबर का, इसमें पूरे क्वेश्चन लगभग पूरे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, गोलकुंडा का किला किसने बनवाया? चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल वंश ने। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। गोलकुंडा या गोलकुंडा जो भी कहिए आप लोग, इसका ये जो हमारा है ये कहाँ पर है? हैदराबाद, हैदराबाद में है। और हैदराबाद जो है आप लोग जानते हैं तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद में है आपका गोलकुंडा का किला। और ये जो प्राचीन काल में जो ये जहाँ पर बना है, ये जो है हीरे और जवाहरात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या? गोलकुंडा का किला। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाए थे काकतीय राजवंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। किसको? गोलकुंडा के किलों को। क्लियर हो गया? तो किन लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड किसने किस लोगों ने ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक किया है? जो लोग टिक किए हों ऐसे दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और अगर जिनका गलत है तो थोड़ा मोड़ा दोस्तों आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करिए। बस ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, लेकिन क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा जितना हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। 15 ग्राम अपान ml या 15 ग्राम प्रति ml घनत्व वाले 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक, 45 ग्राम या हमारा 5 ग्राम, 12 ग्राम, 18 ग्राम। तो आप लोग देखिए ये सिलेबस से बाहर गया है। तो आप लोगों को एक हम पढ़े होंगे कक्षा 9 या 8 में, क्या होता था? घनत्व बराबर होता था आपका द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है,
द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। और घनत्व को दिखाते थे डेंसिटी से, द्रव्यमान को दिखाते थे हमारा m से, और आयतन को दिखाते थे d से। मतलब क्या होता था, डेंसिटी, घनत्व को दिखाते डेंसिटी बराबर वॉल्यूम अपान क्या होता था, द्रव्यमान दोस्तों, मास अपान वॉल्यूम। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ये द्रव्यमान निकालना है, ये मास निकालना है। तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे तिरछा गुणा हो जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा मैथ आपको पता होगा ना। तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यही हम लिख लेते हैं, मास मतलब द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मास होगा बराबर हमारा हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी का मान कितना है, देखिए 15 है, और वॉल्यूम का मान हमारा कितना है, 3 है। तो 15 3 हमारा हो जाएगा 45, यही 45 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45। कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस समझने वाला क्वेश्चन था। अगर समझ गए होंगे तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़िए, आगे देखिए करिए। आगे देखिए लिखा है हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अब थोड़ा समझाते हैं, बोले अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। आप लोग ऑप्शन देख लिए होंगे, आंसर करिए। देखिए अदिश राशि एक होता है और एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, एक अदिश राशि को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि को कहते हैं दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। अब इतना तो समझें, अदिश और सदिश। तो आमिष होता है जिसमें दिशा नहीं होती उसको अदिश कहते हैं, और सदिश में जिसमें दिशा होती है उसे सदिश कहते हैं। अब समझिए थोड़ा सा और, अदिश में क्या होता है, एक परिमाण होता है, परिमाण, ठीक है, परिमाण होता है। और सदिश में क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों होती है। बताए ना आप लोग, सदिश में सा से सदिश, जिसमें दिशा होती है, परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा का मतलब ये समझिए, परिमाण मतलब समझिए अगर कोई भार है, अगर आप लोग देखे हैं कि 5 किलो अगर तेल, 5 किलो आलू हो गया, तो 5 किलो आलू मतलब क्या होगा, उसका परिमाण कितना, 5 किलो है, ठीक है। लेकिन आलू कोई दिशा नहीं होगी, तो 5 किलो परिमाण मतलब समझ में आया, 5 किलो आलू, 10 किलो तेल, कोई भी चीज़ है जिसका आप उसको नाप सकते हैं, परिमाण हो जाएगी। क्लियर होगा, परिमाण किसे कहते हैं। अब दिशा क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका एक फोर्स हो गया बल जानते हैं आप लोग, बल। तो बल को आप लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई ये पत्थर है, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, इस पत्थर को आप लोग पत्थर को आगे करना है या इसको आगे ढकेलना है। तो इस पत्थर को ढकेलने के लिए आप एक बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे तो उसका मान लीजिए कुछ बल का कुछ पावर होगा, 5 न्यूटन 10 न्यूटन का बल होगा, एनर्जी लगेगी ना, तो उसका जो लगेगा वो हमारा परिमाण हो जाएगा। और जिस दिशा में इसको डायरेक्शन दे रहे हैं वो हमारा एक दिशा हो जाएगी ना, तो यहाँ पर एक परिमाण भी हो जाएगा, एक दिशा भी हो जाएगी। ये हमारा बल कौन सी राशि है दोस्तों, सदिश राशि हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं आया, सदिश राशि आपको समझ में आया, जिसमें देखिए बल आप लगा रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं, तो धक्का जिधर देंगे भैया वो वस्तु आगे पीछे खिसकेगी ना हमारा, तो जिधर जाएगी तो उधर हमारा क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। और जो हम बल लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। तो देखा जाएगा बल हमारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा ये बताइए आप, गुरुत्वाकर्षण, ये बताइए, ये हमारा सेब था, सेब ऊपर से आता है नीचे ही आता है ना, कोई भी वस्तु देखिए, तो सेब हमारा क्या हो गया, ये मास हो गया, ये हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया या परिमाण हो गया कोई। और परिमाण किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, हमेशा नीचे आ रहा है, तो हमारा दिशा हो जाएगी। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण कौन राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण कौन राशि, सदिश राशि। समवेग, अब समय के साथ वेग होता है, तो समय के साथ जैसे ये समय हमारा एक परिमाण हो जाएगा, उसके साथ जो वेग रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक, अब देखा कोई वस्तु है उसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, जैसे एक वस्तु है उसमें समय के साथ चेंजमेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा सदिश राशि हो रहा है ना। वस्तु भैया इसका वजन होगा और वेग हमारा क्या होगा, एक दिशा में जाएगा ना, वो हो जाएगा ना। आगे देखो भार को छोड़ दो, पहले आगे देख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान बताइए सदिश राशि या अदिश राशि। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बताइए द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी मास हो जाएगा, मास मीन्स द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में क्या हमारा होता है, परिमाण ही होता है ना। अब दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। भार में बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है m/g, मास गुणे द्रव्यमान, सॉरी दोस्तों, मास गुणे ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। तो बताइए हमारा भार कौन सी, सदिश राशि होगी कि अदिश राशि होगी भैया, भार हमारा कौन सी राशि होगी, भार हमेशा, क्योंकि जी लगा यहाँ गुरुत्वाकर्षण आप लोग पढ़े सदिश राशि, तो भार कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। लेकिन द्रव्यमान कौन सा राशि होगा दोस्तों, अदिश राशि होगा। इसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं, क्योंकि हमारा जो मास सिर्फ होता है उसमें कोई दिशा नहीं होती है,
भार में देखिए आप गुरुत्वाकर्षण आ गया बल, तो भार हमेशा नीचे आएगा, लेकिन मास हमारा क्या होता है, एक निश्चित होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, द्रव्यमान, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। क्लियर हुआ। अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, ये द्रव्यमान आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, गलती मत करना। अच्छा ये बताइए अदिश राशि और कोई एग्जाम्पल बताइए। एक आप लोग जानते हैं चाल, चाल चाल हमारा क्या होता है, अदिश राशि एक सदिश राशि। चाल हमारा अदिश राशि होती है, कोई भी चीज, अरे आप इधर उधर जाते रहिए, किधर भी जाते रहिए, कोई पता नहीं है, तो चाल अदिश राशि, दूरी अदिश राशि होती है, ये सभी अदिश राशि होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, क्या कहलाती है, बताओ। आंसर दो, ये तो आसान क्वेश्चन है। पारभासी, पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी। ये बताओ, जैसे मान लो ऐसे है, ऐसे कोई वस्तु हो गई, इधर से प्रकाश किरण आई और यहीं से आकर के रुक गई, इधर नहीं जा रही, तो क्या होता है, इसको अपारदर्शी कहते हैं। तो सीधा साधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसमें से देखिए जो लोग अपारदर्शी टिक किए हैं उनका सही आंसर है। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो कर लेंगे, साइंस वाला पढ़े होंगे, कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे। आगे देखो, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा कन्फ्यूजन, मतलब बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था, इसका आंसर ही नहीं लिया गया था सही से। देखिए या तो इस क्वेश्चन में देखिए, या तो इस क्वेश्चन का टाइपिंग गलत है, या तो इसका सही से आंसर नहीं दिया, दोनों में से एक प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। क्या देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार हो क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। ठीक है, मतलब चंद्रमा पर उसका भार 10 किलोग्राम था, भार नहीं द्रव्यमान। द्रव्यमान मीन्स होता है मास, और भार बराबर होता है mg। अभी आपको बताएं, मास में जब जो गुरुत्वाकर्षण बल से गुणा कर दिया जाएगा तो हमारा भार हो जाता है। अब देखिए हमारा जो है मास था 10 किलोग्राम, ठीक, चंद्रमा पर और मास हमेशा सेम रहता है, तो m हमारा क्या हो जाएगा 10 मान लो। और वो नीचे अगर धरती पर ले आओगे तो धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है 9.81। अगर आप लोग इसको 10 भी मान सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं 10 मानते हैं, तो अगर हम 10 ले लेते हैं तो 10, यहाँ देखिए m का मान कितना हो जाएगा 10 और g का मान 10, तो 10 गुणे 10 बराबर 100 आ जाएगा। तो 100 कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया है। पहला कंडीशन तो क्या हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, क्योंकि भैया मास हमारा दिया था। मास आप लोग जानते हैं, द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान कितना था 10 किलोग्राम, और हमारा पृथ्वी की सतह पर द्रव्य भार कितना होता है, W बराबर होता है, ये भार W वेट बराबर होता है m गुणे g का मान मान लीजिए 10 और m का मान मान लीजिए 10, तो 10 गुणे 10 आपका आ जाएगा 100, आ जाएगा ना, 10 गुणे 10 बराबर आपका आ जाएगा 100। तो 100 कहीं ऑप्शन नहीं दिया, पहला आंसर ये हमारा हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि हो सकता है ये दिया गया हो कि ये चंद्रमा का जिसका द्रव्यमान यहाँ पर हो सकता है दिया गया हो, जिसका भार अगर चंद्रमा पर भार दे दिया जाएगा 10 kg, वेट अगर 10 किलोग्राम दिया होगा, तो आप लोग जानते हैं कि हमारा कोई वस्तु होती है कि चंद्रमा अगर यहाँ पर धरती पर वस्तु हमारा 60 किलो की होती है तो वो वहाँ 10 किलो हो जाती है। मतलब कि चंद्रमा पर जो है जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के बल का 1/6 होता है, ठीक, और या चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 6 गुना हमारा ज़्यादा होता है कहाँ पर, पृथ्वी पर। तो अगर धरती पर हमारा भार देखेंगे तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा 60 आंसर हो जाएगा, जो कि इस विकल्प में दिया था। तो दो प्रकार से क्वेश्चन लगेगा, लेकिन दोनों इसका आंसर जो है जनरल मार्केट, इसका आंसर को में दोनों में कन्फ्यूजन है। तो किस प्रकार से इसका आंसर ट्रीट किया गया था, वो बोर्ड ने किया था, उसका भी डाउट है। चलिए, तो इसका आंसर देखिए ये भी आ सकता है 100 भी आ सकता है, तो आप लोग जो समझना हो दोनों समझ लीजिए, बस जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आप लोग उस प्रकार से आंसर कर दीजिएगा। चलिए समझ में आ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। विलेय में नहीं जानते हैं, ये बताओ, ऐसा है एक इतना बड़ा है, इसमें चीनी डाल दो इतना सब, ये जल्दी घुल जाएगा कि ये इतना बड़ा छोटा सा है, मान लो ये इतना छोटा सा, हाँ छोटा सा इतना है, इसमें चीनी भर दो, ये किस में चीनी जल्दी घुलेगा बताओ। विलेय में क्या होता है, कोई चीज़ जो पानी में घुल जाता है, तो विलेय इस किस में जल्दी चीनी घुलेगा, इसमें जल्दी घुलेगा, इसमें जल्दी घुलेगा। तो बताओ क्या, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, भार पर, या हमारा दाब पर। तो एक विलेय का जो विघटन दर होता है वो क्या होता है, सतह के क्षेत्र पर जो है सबसे ज़्यादा जो है निर्भर करता है। सतह का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा जल्दी वो विघटित हो जाएगा, ठीक है। अगर खूब पतला सा होगा उसको तापमान भी देंगे जल्दी नहीं गलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है
कि कहा गया है 75 नंबर क्वेश्चन है या नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो भी समझिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। मतलब सपेरों पर एक है ना कि उसको सपेरों को क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। आप लोगों को बताया गया है पिछले वाले लेक्चर में, हमने ही बताया था सपेरों कहते हैं कालबेलिया। दोस्तों क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। इनके शादियों में भी सांप दिया जाता है, ऐसा हमने बताया था, और ऐसा भी आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं हो सकता। आगे देखिए दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पशुपालन की आजीविका का जो है अच्छा स्रोत है। आगे है कि यह अवैध कार्य है। अच्छा ये बताइए, संवेदनशील बनाना का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सेंसिटिव बनाना है। सेंसिटिव बनाना है कि मतलब क्या हो, सांपों को पकड़ना क्या है, अवैध है। ठीक है, सांपों की तस्करी नहीं, मतलब उसको बेच नहीं सकते हो, और वो लोग बेचते नहीं तो वो लोग सांपों को अपने शादियों में भी गिफ्ट करते थे। कालबेलिया जिनको कहते हैं, जो लोग सांप को पकड़ते हैं, सपेरा लोग। तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इसको देख लो, बाला का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। क्या होगा आंसर बताओ भैया। अब देखो, बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो बिल्डिंग ए लिखा, देखो ये बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कहीं भी आपको मिलेगा तो यही से रहेगा। मतलब अधिगम में जो है सहायता करना, अधिगम के रूप में बिल्डिंग मतलब उसको बनाना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बस ऐसे पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ये क्लियर मानिए, मेरा दावा करिए आपका सिलेक्शन होगा। देखिए आगे क्या लिखा गया, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या। देख लो भैया क्या होगा। ठीक है, आगे देख लो, मैप आ जाए, थोड़ा देख लेते हैं। ये देख लो, थोड़ा जूम कर लेते हैं, बिहार, जम्मू कश्मीर और गोवा। थोड़ा सा अब देख लो, यहाँ से बड़ा हो रहा दोस्तों, हो नहीं पा रहा, जैसे छोटा सा है। देखो ये देखो आपका है बिहार, दिख रहा है ना छोटा सा, ये बिहार हो जाएगा, यहाँ से आ गया जम्मू कश्मीर, और ये आपका यहाँ आ गया गोवा। तो पहली बात तो बिहार के यहाँ से ऐसे ऐसे बना लो मैप, ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे दोस्तों, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, ऐसे करके ना कभी डायरेक्शन बना लिया करो। अब देखिए बिहार के इस दिशा में आ रहा है, ये हमारा होता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक, अब देखिए बिहार जो है क्या कहाँ, ये हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट में, न उत्तर पश्चिम हमारा क्या आ रहा है, जम्मू कश्मीर आ रहा है। ये वाला कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पर इसके और इसके बीच में आ रहा है ना, यहाँ देखिए इसी लाइन के बीच में जा रहा है, ध्यान समझिएगा। तो नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम में क्या हमारा जम्मू कश्मीर है, और बिहार के सापेक्ष में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गोवा कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों हमारा कहाँ पर है, ये देखिए इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्लियर हो गया। आप लोग मैप को अपने रूम में ला करके एक चिपका लीजिए, उससे क्या होगा कि जो है आप डेली देखिए, चाहे मोबाइल में रख लीजिए, चाहे मैप जो है रूम में लगा लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन मैप को देखते रहिए थोड़ा थोड़ा, उसमें से आपको जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। वाष्पीकरण जानते हैं ना, पानी का भाप बनना, जैसे ये पानी हो गया, इसका भाप बनना, ऊपर जाना, किस में सबसे धीमा होगा। देखिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। अब देखिए समुद्र होगा इतना बड़ा, अगर पानी रख देंगे ज़्यादा इतना पानी रख देंगे तो ये पानी का वाष्प ज़्यादा होगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो है पानी का जो है उसका वाष्पन बढ़ेगा। ठीक है, वाष्पीकरण बढ़ेगा। इसमें दिया गया सबसे धीमा किस में होगा, तो ये हमारा ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। आगे देखिए, सतह का क्षेत्रफल घटेगा लेकिन तापमान बढ़ेगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो भी हमारा वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तीसरा छोड़ करके चौथा देखते हैं, सतह का क्षेत्रफल और तापमान, भैया बहुत तेज वाष्पीकरण हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जब सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों को कमी कर दिया जाएगा तो हमारा वाष्पीकरण की मात्रा जो है घट जाएगी। कैसे, मान लीजिए एक इतनी पतली सी पाइप ले लीजिए, इतनी पतली सी पाइप ले लीजिए, आप इसमें पानी डाल दीजिए
और इसमें इसमें पानी डाल दीजिए और पानी डाल करके ऐसे रख दीजिए, तो इसमें पानी का जो वाष्पीकरण होगा सबसे कम होगा, बहुत कम होगा। और जितना ज़्यादा जो आपका सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसमें वाष्पीकरण होगा। क्लियर होगा दोस्तों। और ताप की कमी हो जाएगी तो हमारा जो है सबसे कम जो वाष्पीकरण होगा ये इस पाइप में होगा दोस्तों। क्लियर हो गया। चलो ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों। अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग पढ़े हैं, बहुत शानदार। चलो आगे हमारा क्या है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? बताओ भैया क्या आंसर होगा। दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अरे जानते हैं आप लोग यार, मेघालय में होता है, मेघालय में होता है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, यही सब हमारा होता है, तो उत्तर पूर्वी हो जाएगा ना। अरे यही तो आपका भारत में आता है मैप में। आप लोग ऐसे थोड़ा मैप के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी रखिए। ये हमारा ऐसे कुछ बनता है, ऐसे 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 बनता है कुछ, इधर से ऐसे ऐसे बनता है, ये हमारा यहाँ से बनता है, तो ये हमारा उत्तर पूर्वी नहीं आ जाएगा। ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है, तो ये हमारा पूरा हो जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना कौन सा कथन गलत है। देखो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना, इसका हमेशा ध्यान देना। कभी कभी क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं, गलत टिक मार देते हैं। क्या है, यह पानी में या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, जो है अगर हमारा जल विद्युत होगा पानी से, तो भैया पानी से होगा तो पानी और हवा को प्रदूषित करेगा? नहीं करेगा प्रदूषित, ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी पानी से तो प्रदूषित करेगा? नहीं करेता है। आगे देखिए, जल विद्युत सुविधाओं में सबसे बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। आगे देखिए, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं करते हैं। आगे देखिए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बांध से कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग, जैसे मान लीजिए इधर से ऐसे नदी आ रही है, यहाँ पर बांध बना दिया गया, तो जितना पानी अब इधर आता था, ज़्यादा मात्रा में पानी आता था, अब पानी की कमी हो जाएगी, तो विकास को प्रोत्साहित नहीं। कभी कभी विकास जो है जो बाधा में आ जाता है। इधर देखिए जो ज़मीन थी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है जो है डूब जाती पानी में, तो विकास जो है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो जो लोग 4th आंसर टिक किए हैं दोस्तों, ऐसे ही करते रहिए। बहुत कठिन पेपर नहीं था, देख लीजिए कितना कठिन था। बस वो लोग बोलते हैं 2018 का पेपर जो आया था बहुत टफ था, बहुत टफ नहीं था दोस्तों। अभी देखिए कितना आंसर आप लोगों का सही होगा। आगे देखिए हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। आप लोग जानते हैं CO2, CH4, जलवाष्प, SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सभी गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? जो हमारी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी का तापमान जो बढ़ता है उसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आप लोग समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? अच्छा बताइए, ठंडा रेगिस्तान भारत में कहाँ है बताइए आप लोग? ठंडा रेगिस्तान आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। ठंडा रेगिस्तान मतलब जहाँ पर बर्फ से पूरा रेगिस्तान बन जाता है उसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा देख लेते हैं हमारा। देखिए, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। भैया वहाँ पर ही आप लोग जम्मू कश्मीर देखे हैं गर्मी पड़ती है? नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में है, इसीलिए वहाँ पर हमारा ज़्यादातर मानसून नहीं आते हैं। और वहाँ पर जानते हैं कितनी वर्षा होती है? 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती, कमी होती है वर्षा। ये आपके जम्मू और कश्मीर राज्य के आसपास। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार बताइए ताजमहल के पीले? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप लोग जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ताजमहल के आसपास जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक, निकलता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस जो होता है वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जाने के बाद पानी से करता है क्रिया, रासायनिक क्रिया करता है H2O + SO2। ठीक है, यहाँ 2H2 हो जाएगा तो बना लेता हमारा H2SO4। दोस्तों बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ध्यान, थोड़ा गलती हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो ये हमारा क्या करता है? H2SO4 बना लेता है।
क्या होता है, जब पानी के से सल्फर डाइऑक्साइड जो क्रिया करेगा तो H2SO4 बना लेता है। यही H2SO4 हमारा कहलाता है, जब बारिश होती है तो कहलाता है अम्लीय वर्षा, जिसको कहते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन जब हमारे ताजमहल के संगमरमर के पत्थरों पर पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, धब्बे, पीले पीले धब्बे जो है डाल देते हैं, जिसको कहते हैं सल्फर, जिसको आते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया, पूरा एकदम समझ में आ गया। चलो ऐसे पढ़ते रहो, आगे देखिए दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इसको दोस्तों के पास शेयर करें, और पढ़ाई करना दोस्तों ना छोड़ें, अपनी तैयारी करते रहिए, जो है तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन तो होना ही होना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।